अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान की सियासत में आए दिन नए नए मोड़ हम देखते हैं और कुछ जो नए होते हैं असल में पुराने ही होते हैं। ये अब आपने देखा, ज़रा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ कहा, फिर बिलावल भुट्टो ने कहा, फिर आसिफ जरदारी साहब ने कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो मेन की लीडर्स, जरदारी साहब ने तो फरमा दिया कि पीपल्स पार्टी एक ट्रिपल पी है जिसके बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं, और एक कहा उन्होंने कि 4 पी है जिसके वो चेयरमैन हैं। तो ज़रा देखिए कि कहा क्या हुआ है। हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे। मैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाऊंगा, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करूंगा। वो तमाम वजारतें जो आज इस्लामाबाद में है आपके पास होने चाहिए, तो मैं इस्लामाबाद में वो वजारतें बंद करूंगा, दफ्तरें बंद करूंगा, और यहाँ वो दफ्तरें खोलेंगे, वो वजारतें खोलेंगे। तो नाजरीन, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करें, वो कहते जी कुछ है ही नहीं इसमें, आप लोग क्या लग गए, देयर इज़ नथिंग सरप्राइजिंग, कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त कमर जमान कायरा साहब हैं, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मिनिस्टर सेवरल टाइम्स इन द फेडरल कैबिनेट, और पार्टी की जो सोच है उससे वाकिफ़ हैं, एंड वन ऑफ द मेन लीडर्स। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा कायरे साहब, तो फिर बिलावल भुट्टो क्या तजुर्बाकार नहीं है? उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है? उनको पीएम नहीं बनना चाहिए? नसीम, ये हमारी स्ट्रेंथ है या हमारा जो मसला है कि हम जो एशियन है, ऐसे तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन एशियन खासतौर पे हमारा मिजाज ये है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, आपके बुजुर्ग भी आपको यही कहते होंगे, सारी दुनिया में आप पढ़ाती हैं, सारी दुनिया को आप सुनाती हैं, इल्म देती हैं, लेकिन आपके जो बुजुर्ग होंगे ना, वो आपको ये कहेंगे तुझे नहीं पता, बिल्कुल ऐसे मुझे तजर्बा नहीं है। मुझे भी यही कहते हैं। इस ऐसी सूरत हाल यहाँ भी है। बिलावल साहब को उन्होंने कहा बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ज़हीन है, सब कुछ है, लेकिन तजर्बे की कमी। अब ये बात सच भी है, जब वजीर खारजा बने तो बड़े तबसरे हुए थे, आप मीडिया से निकाल के देखिए ना क्या क्या कहा गया कि जी वो बच्चा है, नौजवान है, तजर्बा नहीं है। बट दुनिया कह रही है और आप सब कह रहे हैं, पाकिस्तान का मुश्किल तरीन केस उन्होंने दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से पेश किया, एक कामयाब वजीर खारजा के तौर पर। अब वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने आप को पुट कर रहा हूँ एक जमात के सरबराह के तौर पे, और जो पुरानी सोच है, उन्होंने कहा कि उनका ओरिजिनल आर्गुमेंट जिसपे कि सारा कविया खड़ा हुआ वो ये था कि हमें पुरानी सियासत को अब दफन करना होगा। वो जो नफरत की, वो एक दूसरे से खत्म करने की, ताकत की, दबा देने की, वो सियासत को खत्म करना होगा। और अगर अब ये खत्म नहीं कर सकते हमारे बुजुर्ग जो हैं, तो या घर बैठे या मदरसों में बैठ के दुआएं करें। तो ये बात उन्होंने इस तनाज़ुर में कही कि उस सोच को, उस तरीकेकार को, उस वसीयत को खत्म करें, जमहूरी अमल में आए। तो ये बात उनका नुक्ता नजर है। आपको हो सकता है इख्तलाफ हो, आप समझे कि नहीं उसी सोच में रहना चाहिए, या किसी की सोच है तो रखे। अब हमारा ये ख्याल है, इसमें इस बयानिए को आप तस्लीम करें ना करें, वो अपने इलेक्टोरेट से, वो अपने इंतखाबिये से मुखातब है, और वो इंतखाब करने वालों को कह रहे हैं, अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं, उसमें क्या गलती हो गई? तो कायरा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं वही बात है कि एक वो कह रहे हैं इस तरह की सियासत खत्म करो, लेकिन आपने एक दो मरतबा कहा, आपने कहा लोगों ने ये बात की, फिर आपने कहा ये बात कैसे कजिया बन गया है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन ये इसलिए बात उठाई जा रही है क्योंकि उनके वालिद जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं, तो आप तो नहीं कह रहे। तो पार्टी के अंदर जो है ये डेमोक्रेसी तो होती है, और सब कहते हैं जी बड़ी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या ये तमाम बातें आसिफ अली जरदारी साहब जो कह रहे हैं, वो किसको ये कह रहे हैं बात, यानी क्यों कह रहे हैं, थोड़ा इस पर बयान कीजिएगा। नहीं, जरा ये बताइए ना, जरदारी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा उनका तजर्बा उतना नहीं है, यही कहा ना। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा उनका तजुर्बा नहीं है, उन्होंने अभी बहुत कुछ सीखना है,
उन्होंने ये कहा। इसमें कोई देखे ना, उन्होंने कहा कि वो मुझसे ज्यादा ज़हीन है, मुझसे ज्यादा बेहतर बात करते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन तजर्बा होता है। तो हम कब कह रहे हैं नहीं होता? क्या आप कह सकती है तजर्बा नहीं होता? लेकिन क्या ये बात अपनी जगह दुरुस्त नहीं है कि तजर्बा भी मौजूद है? आज अमेरिकन सदर जो है वो 70-72 के 80 साल के होंगे, लेकिन उसी अमेरिका में बाराक ओबामा जो आए थे, बड़े कामयाब सदर रहे, वो 42 साल की उम्र में आए थे। इससे पहले कैनेडी 42 साल की उम्र में थे। भुट्टो साहब बड़े नौजवान वजीर खारजा बने और बड़ी जवान उम्र में, कोई 40-42 साल की उम्र में वो भी इस मुल्क के सदर बने। तो ये बहुत सारी मिसालें अदरवाइज भी हैं, इस तरह की बात है जी। तो वो तो बहरहाल बिलावल भुट्टो बार बार जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक पोजीशन तो लिया, उन्होंने कहा ये बाबे जो हैं ये घर जाएं। फिर उन्होंने ये फरमाया कि जी एक सेकंड, अगर मैं खत्म कर लूं सवाल, मैं आप ही के पास आऊंगी। और ये कि जो एक और नई IGI बन रही है, और उन्होंने कहा कि ये जो एक सिलसिला है ये 70 साल से चल रहा है। तो मकसद ये है कि बिलावल तो बहुत एक बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कर रहे हैं, वो नई IGI बन रही है और उसको बनाया जा रहा है और 70 साल से ये है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये पुराने लोगों को आप ख़त्म करें, उनको बार बार लाते हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो तो बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी हमें इन पार्टीज़ के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि 172 या जितनी सीट्स हैं वो तो नहीं ले पाएंगे। तो आपसे पूछ ये रहे हैं कि ये आप जो बिलावल की बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी ये जो एक सोच है वो लेके चल रहे हैं आगे। तो जरदारी साहब क्या कुछ, क्योंकि बिलावल ने इतनी बातें कर दी, तो क्या जरदारी साहब को लगा कि उनको एक ब्रॉडर मैसेज भी भेजना है किसी को? ये तो वही बता सकते हैं, उनका तो मैं माइंड नहीं पढ़ के कह सकता कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए, बिलावल साहब ने अगर कहा कि हमें पुरानी सोच से, पुराने तर्ज अमल से बाहर निकलना चाहिए, ये बिलावल की वालदा ने भी कहा था, बिल्कुल बिल्कुल COTC का नाम था, नफरतें खत्म करो और डेमोक्रेटिक सियासत आगे बढ़ाओ। बिल्कुल यही बात अगर बिलावल साहब कह रहे हैं तो क्या जुर्म हो गया? दूसरी बात, बिलावल साहब ने कहा कि एक नई IGI बन रही है। IGI किसके खिलाफ बनी थी? पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ठीक। IGI किसने बनाई थी? तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। आप सब लोग क्या कह रहे हो? मेरी जमात को एक तरफ रखे, जरा बिलावल साहब को बाद में बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि अनइवन है। एक मिनट जरा, एक मिनट नसीब। आप सारा मीडिया ये कह रहे हो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह इस्तकबाल कराया गया है, उनका जिस तरह फैसिलिटेशन हो रही है, फला हो रहा है, ये तो लगता है कि उनको वजीर आजम बनाने का फैसला हो गया। ठीक। ये तो सारा मीडिया कह रहा है, नो क्वेश्चन, हमारे कहने पे तो नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात अगर हम कहें तो क्या जुर्म? नहीं कायरा साहब, ये तो हम कह ही नहीं रहे कि आप कह रहे हैं तो जुर्म है या ये। हम तो ये कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि अनइवन प्लेइंग फील्ड है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरदारी साहब जो आज कह रहे हैं ना, देखिए उन्होंने फरमाया, कल उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी। मैं आपको एक और बात बता दूं। बताएं। जरदारी साहब ने कहा कि 172 सीटें किसी को नहीं मिलेंगी, हमें हो सकता है इकट्ठे होकर चलना पड़े। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात है जो मैं जिसको मैं डिबेट करूं? ये बिल्कुल उनका अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनकी ऑब्जर्वेशन में बहुत लॉजिक है। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि कोई जमात जो है वो सादा अक्सरियत ले पाएगी। हो सकता है कोई जमात आपको ये कह रही हो कि हम तो 2/3 लेंगे, लेकिन हमारी नजर में हमारा जो जनरल एनालिसिस है, हो सकता है हमारा एनालिसिस दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि 172 सीटें किसी जमात को मिलती मुझे नजर नहीं आती। अगर नहीं होता, 172 सीटें नहीं आती, तो फिर क्या होगा? फिर इत्तेहाद बनेगा, फिर कोalition होगी। तो कोalition में क्या इत्तेहादी हुकूमत जमातें नहीं आती, ऐसी नहीं आती? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कल हम नहीं होंगे या कल हम होंगे? तो कायरा साहब ये तो डिबेट ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बिलावल तो बाद में आते हैं, आपकी पार्टी के मेजर लीडर्स आए हैं और उन्होंने PMLN के हवाले से बहुत शिकायत की और ये भी कहा है कि बाप को, खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया हमारे शो में कि भाई बाप को और साउथ पंजाब में कहा गया लोगों को
जो हमारे पास आ रहे थे उनको कहा गया कि कहीं और चले जाएं। हमने कहा जी किसने? उन्होंने कहा आपको पता है कौन कहता है? दिस हैज बीन द रिफ्रेन ऑफ पीपल्स पार्टी। तो जरदारी साहब जो नहीं, मैं खत्म कर लूं जी, एक सेकंड। जरदारी साहब उठे हैं, उन्होंने कहा है इट इज एज इफ वो कह रहे हैं कि ये तो सब बातें दुरुस्त नहीं है, हमें पता नहीं किन हालात में आगे चल रहा हो, तो जरा इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग डैगर्स जरा बात दोस्ती की कर रहे हैं। ये हमें ये समझ आई है, ये गलत समझ है। इन चीजों को खुर्शीद शाह साहब ने भी बहुत बाद में कहा, उससे बहुत पहले मीडिया ने और एनालिस्ट ने कहा। जी जी बिल्कुल, सबने कहा कि जी ये लोग तो हमें भी कह रहे थे बेशक पीपल्स पार्टी बेशक बेशक, लेकिन अब ये इधर चले गए हैं, इनको भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नई जमात खड़ी। तो ये वही सवाल है जो आपकी भी ऑब्जर्वेशन थी इस मुद्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल कायरा साहब, वो तो को शाह साहब ने बयान कर दिया। बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, मेरी गुजारिश सुनो जी। जरदारी साहब एक बड़े के तौर पे अगर वो समझ रहे हैं कि हिद्दत ज्यादा हो रही है, ठीक, और ये हिद्दत बढ़ जाएगी, तलखी बढ़ जाएगी और इसको जरा एक लेवल पे रखना चाहिए, तो शायद ये उस तरह का कोई बात हो। लेकिन इसमें कोई तसादम तजाद कोई ये नहीं, है। बिल्कुल तसादुम नहीं है कायरा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब हैज स्टेप्ड इन टू क्लियर द एटमॉस्फेयर। तो ये हम कह रहे हैं कि पार्टी के, अब जैसे बिलावल का आप कह रहे हैं, बिलावल ने कितनी मर्तबा ये कह दिया कि जी, और दुरुस्त बात है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि एक तरफ पलड़ा भारी है, और यही हम कह रहे हैं कि आप कि झगड़ा कोई नहीं है, हमें नहीं लगता ये झगड़ा है। मेरा ख्याल है कि और आप अग्री कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने आके देखा है कि बड़ी पार्टी शायद ऐसी पोजीशन ले रही है अपनी, जो बिलावल जो पोजीशन ले रहे हैं। अब देखिए उन्होंने ये भी तो कहा ना कि दो पीपल्स पार्टी, ये जरा एक्सप्लेन कर दें, इस पे लोगों के जहनों में जरा क्लैरिटी नहीं थी कि दो पीपल्स पार्टी हैं, एक ट्रिपल पी और एक पार्लियामेंट्री पी है, और मैं एक का सदर हूं और वो दूसरे का। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब पाबंद कर दिया गया और ऐसा रास्ता किया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, उसको निशान ना मिले, और तलवार का निशान निकाल दिया गया लिस्ट से, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाएंगे जी। तो बना के उसका तीर निशान मिला और उसके तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन हमारी मदर पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ठीक, इसमें तो कोई अभाम वाली बात ही नहीं है। यहां तक ताल्लुक ये है कि देखिए ना नसीम, मैं और आप भी जब जवान उम्री में थे, आप तो मुझसे शायद छोटी हो, लेकिन मैं जब जवान उम्री में था, 30 साल का था, तो मैं तो बड़ा इनकलाबी था। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ता था, मैं मुल्क में फौरी तौर पर तब्दीली लाना चाहता था। मेरे वालिद जो उस वक्त 70-72 साल के थे, वो मुझे और तरह समझाते थे, और वो ये जवानी की और बुजुर्गी की जो उम्र का फर्क होता है, तो उसके गुफ्तगू करने का भले आर्गुमेंट सेम हो, लॉजिकल आप एक ही जगह की बात कर रहे हो, लेकिन उस बात को पुट करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। तो मैंने कहा कि जरदारी साहब हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ऐसे इसलिए किया है, मैंने कहा हो सकता है उनके ज़हन में ये हो कि इससे हिद्दत बढ़ रही है, पहले इसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए। जी बिल्कुल, मतलब कि मेरा ख्याल है शायद मैंने कहा है, जी मेरा ख्याल है शायद ऐसा हुआ। जी हमें लगता है कि यही है, क्योंकि जो मीडिया जैसे कह रहा है कि लड़ाई हो गई, वो चले गए, वो इधर, हमें लगता है ये बिल्कुल मुहम्मल बात है जो आप कह रहे हैं, वही है। क्योंकि आप देखिए जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जब बिलावल बहुत तनकीद कर रहे थे, तो जरदारी साहब ने फिर उनकी स्टेटमेंट आई, ये 10 दिन की भी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक ईमान साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। तो सबने कहा ओ ये किस तरह हो गया, ये देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज। लेकिन आपने जैसे फरमाया, और लगता यही है कि ये एक तरीके की सियासत, जो पावर की रियलिटीज है उनको समझते हुए जरदारी साहब एक और तरीके से इस चीज को ले जा रहे हैं। और आफ्टर ऑल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी भी तो अपना एक रोल है इस वक्त, चाहे कोई माने चाहे ना माने। तो अब आप उस हवाले से भी मेरा ख्याल है नसीम, ये देखिए ना, जो इलेक्शन कमीशन का इशू था, उस पर भी बिलावल साहब की पोजीशन क्या थी इलेक्शन कमीशन के लिए? 2 पोजीशंस थी।
एक ये था कि जी आप 30 दिन में 90 दिन में इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन ने और कुछ जमातों ने कहा कि नहीं, हल्का बंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्का बंदी के नाम पे इलेक्शन डिले ना करें, बल्कि आप 90 दिन का इलेक्शन वाली कंपल्शन पे जाएं, वो इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरी है, आप इलेक्शन कराएं। ठीक। अच्छा हुआ जी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने काम तो हल्का बंदियां करेंगे, बाकी सारे कह रहे हैं। फिर ना उन्होंने कहा ओके, अगर आपने उसके साथ जाना है तो चलो मैं इसको कबूल कर लेता हूं, लेकिन आप ऐसे करो कि डेट दे दो, ताकि जो गैर यकीनी इस मुल्क के अंदर है ये खत्म हो जाए। उस वक्त बहस क्या थी कि इलेक्शन होगा कि नहीं, इलेक्शन फरवरी में होगा या जनवरी में होगा या नहीं होगा या लंबा होगा। इस गैर यकीनी से निकलने के लिए एक वाहिद लीडर बिलावल साहब थे जो मुसलसल कह रहे थे कि डेट दो, शेड्यूल दो। अब भी वही कह रहे हैं। अब जरदारी साहब का क्या ये मौकफ है कि 90 दिन वाला इलेक्शन का जो मुतालबा था वो गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब वहां हम क्या कह रहे हैं, हल्का बंदियां हुई है, हल्का बंदियों की अपीलों में देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट के काम थे सिंध के, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर, प्रीवियस चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने अपने साथियों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी पंजाब में तो काम हो रहे हैं, तरक्की हमारे काम भी, वो जो फ्लड इफेक्टिव थे वो भी रुक गए हैं। तो ये हम समझ रहे हैं हमारे साथ जाती है। तो ये बात कोई अचंभे वाली नहीं थी। नहीं, अचंभे वाली नहीं थी, लेकिन एक ये जरूर है कि शिकायत और जैसे आप कह रहे हैं इसमें यकीनी तौर पे के लेवल प्लेइंग फील्ड वो नजर नहीं आ रही थी। हालांकि पीएमएलएन की भी पोजीशन मेरा ख्याल है अपनी जगह ठीक है कि भाई जब आप पार्टी का आप हिस्सा थे, काबीना में थे, उस वक्त तो कोई इस तरह शिकायत नहीं थी, शिकायत बाद में आई। उस वक्त तक हमें शिकायतें इसलिए नहीं थी कि हम हुकूमत में थे, एक दूसरे के साथ बैठ के फैसले करते थे। अब हम एक और भी देखें ना, एक और भी मसला हुआ है। अब एक खास ऐनक बना दी गई है और आप हमें सारे उस ऐनक से देख रहे हैं, और वो ऐनक ये है कि जी कल तो आप 3 महीने पहले तो आप सब बड़े शीरो शक्कर थे, आप इकट्ठे थे, एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे। आजकल आप तनकीद कर रहे हो। जब हम इकट्ठे थे और तारीफें कर रहे थे और मिलकर काम कर रहे थे, उस वक्त भी हम कह रहे थे, हम भी कह रहे थे और मुस्लिम लीग भी कह रही थी कि कल हमने इलेक्शन में जाना है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रॉडर जो हमारा पैरामीटर्स है वो तब्दील करके अब हमने हदूद के अंदर रहना है, हदूद से बियॉन्ड नहीं जाना। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। आज हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग क्या करेगी? हम ये करेंगे कि मुस्लिम लीग की कमजोरियां, माजी में उनकी गलतियां उजागर करेंगे, अपने अच्छे काम लोगों के सामने रखेंगे। यही काम मुस्लिम लीग करेगी। बिल्कुल। वो मसला ये है कि अगर हम उनकी तारीफें करें, वो हमारी तारीफें तो फिर इलेक्शन तो ना हुआ, वो क्या मिसल है कि फिर वो लड़ाई होगी तो वो कैसे होगी, किस तरह होगी, अचीवमेंट क्या होगी? जी कायरे साहब, यू मेड द पॉइंट। अब टाइम खत्म, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आपको बताएं कि ये जो कायरे साहब कह रहे हैं ना कि बात तो वही है जो मतलब एक नौजवानी की बात है, एक खास किस्म के पॉलिटिक्स की बात है। और जरदारी साहब, आपको मालूम है, वो तो मुफाहमत की सियासत और रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलना आगे उस तरीके से कि बात बनी रहे। मेरा ख्याल है जो उनका कल इंटरव्यू था वो उसी पैराए में देखा जाए तो दुरुस्त होगा, क्योंकि ही वांट्स द सिस्टम एंड पीपल्स पार्टीज प्लेस इन द सिस्टम टू कंटिन्यू। वो ऐसे नहीं रेडिकल इतना हो जाए पीपल्स पार्टी के, ज़्यादा कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसी पैराए में देखना चाहिए। ये कहना कि बिलावल नाराज़ हो गए हैं या जरदारी साहब बिलावल के ख़िलाफ़ हैं या कि पार्टी के अंदर बाप बेटे में कोई सीरियस डिफरेंस हो गया है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये कि क्या पीटीआई को ब्रेक मिली है, क्या ये खुश हैं कि इनके जो लीडर हैं उनको उनके हवाले से जो जेल में हो रही थी ट्रायल, उसको कल अदम करार दिया गया है। ये कहा गया है कि 28 को इमरान खान साहब को लाया जाएगा कोर्ट में। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का भी मामला वो बाद में, लेकिन कोर्ट में लाया जाएगा जो साइफर केस है इनको भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब को। और भी सवालात हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से और पार्टी टिकट्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर पीटीआई के
सेनेटर अली जफर साहब फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, वेलकम टू द शो। अच्छा ये बताइएगा, तो फिर आप लोग पूरी उम्मीद हैं कि आपके लीडर को फाइनली जेल से बाहर निकाला जाएगा एंड ही विल बी ब्रॉट आउट इन द पब्लिक ऑन द 28th? जी बिल्कुल, फिलहाल तो अदालत का यही फैसला है और ना उसके खिलाफ कोई अपील है, ना उसके कोई ऑर्डर्स ऐसे आए हैं कि उनको नहीं निकाला जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि अदालत के ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए उनको ले आया जाएगा, आम कोर्ट में लाया जाएगा और ओपन ट्रायल उनका शुरू होगा दोबारा से, जो कि जिसमें मीडिया भी होगा और पब्लिक भी देख सकेगी। अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी का मामला बार बार हुकूमत की तरफ से उठाया जाता है और उसी बिना पर जो जेल में हो रही थी ट्रायल, यही मामला एक तरफ से ये भी खबर आ रही है कि शायद यही फिर से बात उठाई जाए कि सिक्योरिटी की वजह से उनको नहीं लाया जाएगा। तो इस सूरत में क्या होता है, यानी कि आफ्टर ऑल पहले भी कहा गया था लाएं उनको, लेकिन नहीं लाया गया। जी देखें, यहाँ तक आप अगर इसको देखें तो जो केस फाइल किया था, जो अपील फाइल की थी सैफ ट्रायल के खिलाफ, उसमें दो किस्म के मुख्तलिफ रिक्वेस्ट थी अदालत से। एक तो ये कि जो जज साहब हैं उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो नोटिफिकेशन उनकी टेक्निकली ठीक नहीं है, और दूसरी ये थी कि ट्रायल जो है वो एक आम अदालत में हो और नंबर 2 वो ओपन ट्रायल हो, यानी इन कैमरा ना हो। तो अदालत ने जो सेकंड वाला, पहली वाली ऑब्जेक्शन हमारी ओवररूल कर दी। दूसरी ऑब्जेक्शन उन्होंने मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, टेक्निकल फ्लॉज हैं, टेक्निकल गलतियां हैं, उसकी वजह से आप जेल ट्रायल भी गलत है और इन कैमरा ट्रायल भी गलत है। और अदालत ने साथ ये भी ऐड कर दिया कि अगर आप चाहते हैं कि जेल ट्रायल हो या इन कैमरा ट्रायल हो, तो फिर आप उसके बाकायदा वजूहात दें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो उसमें ये है कि उनके पास, हुकूमत के पास ये राइट तो है इस जजमेंट के मुताबिक कि वो कोई ऑर्डर पास करें, लेकिन वजह जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कानून के मुताबिक उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए दी जाए। वो ऐसी वजह ना हो जो कि अदालत समझेगी कि ये दुरुस्त नहीं है। तो ये अगर कोई वजह देते भी हैं, हम दोबारा से अदालत जा सकते हैं। और सिर्फ सिक्योरिटी का कहना, ये मेरी नजर में दुरुस्त वजह नहीं है। कोई बड़ा बहुत मेजर इशू हो जाए तो वो तो अलग बात है, लेकिन वैसे ही एक जनरल स्टेटमेंट दे देनी कि जनाब सिक्योरिटी इशू है, वो वैलिड ग्राउंड नहीं है। आपको पता है कि ये इस किस्म के ओपन ट्रायल्स जरदारी साहब के भी हुए हैं, बाकी मेन लीडर्स के भी हुए हैं। उनके खिलाफ भी बड़ी बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी हुए थे, बट उनको अदालत में लाया जाता था और वो एक ओपन ट्रायल था जहां मीडिया सारा मौजूद होता था। जी, लेकिन पार्टी से भी कहा जाता रहा है कि जी ये उनकी जान खतरे में और उनकी हिफाजत बड़ी अहम है, बड़ा अहम नुक्ता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल अली जफर साहब दैट दिस इज़ द सेम रीज़न दैट विल बी रेज्ड अगेन, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान को, आपके लीडर को पब्लिक स्पेस में लाया जाए। और आप कह रहे हैं आपको उम्मीद बहुत है, लेकिन जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, उससे तो लगता यही है कि जाहिर है वो अभी तो नहीं कोई वजूहात देंगे। अगर वो अभी वजूहात दें तो आप अगले 48 घंटे में उसको 100 दफ़ा रद्द करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब वक्त होगा 28 को उनको लाने का, तो उसी वक्त आपको ये खबर मिल जाएगी कि सिक्योरिटी एक्सेट्रा की वजूहात हैं। तो हमें तो लगता है इट विल बी सरप्राइजिंग अगर उन्हें लाया जाए। इस तरह का जो एक पॉसिबिलिटी है बड़ी स्ट्रॉन्ग, उसके हवाले से आपके पास लीगल क्या है कि यू जस्ट कीप गोइंग बैक टू कोर्ट, और तो कोई आपके पास तरीका नहीं है टू प्रिवेंट दैट? ये देखें, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई होता है तो एक तो इलाज उसका ये है कि आप अपील करें दोबारा से अदालत को और उस वजह को चैलेंज करें और फिर एक और लीगल प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट अहम डिस्टिंक्शन है या एक आप कह लें कि एक शिक है, वो ये है कि सिक्योरिटी इशू पे आप शायद ये तो कह सकते हैं कि आप अदालत में हम नहीं लेके जाएंगे और आप उसको बहाना बना के जेल में ही रख सकते हैं, लेकिन इन कैमरा
और सिक्योरिटी का कोई आपस में ताल्लुक नहीं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इन कैमरा का मतलब ये है कि मीडिया ना आ बिल्कुल सके उस ठीक, ट्रायल में। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो इसलिए जी। जी, तो नहीं, कहने का मकसद ये है कि हमें लग रहा है कि आप जो उम्मीद बांधे हुए हैं शायद वो 28 को पता चले कि वो ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। लेट्स स्विच टू इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला है। अच्छा, एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, दूसरी तरफ आपको जो इलेक्शन सिंबल देने का वो लग रहा है दोनों साथ ही नत्थी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपकी तरफ से? और फिर ये कहा जा रहा है कि अच्छा, इस पे बताएं कि पार्टी ने डिसीजन क्या लिए। जी देखिए, इसका पोजीशन ये थी कि ये केस जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दिया था और नोटिस में ये कहा था कि जनाब हम आपको आपने इलेक्शन नहीं कराए, हम आपको इलेक्शन सिंबल नहीं दे रहे। हमने जब पेश हुए हमने उनको बताया और दिखाया कि इलेक्शन हमने कर लिए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसलिए आप सिंबल दे दें। ओरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हाँ ठीक है, आपने इलेक्शन करा लिए थे, आपको इलेक्शन सिंबल हम दे देंगे। ठीक। लेकिन फिर वो जो ओरल उन्होंने कहा था उसका रिटन ऑर्डर नहीं आ रहा था और खदशात शुरू हो गए, बहुत सारे खदशात शुरू हो गए और अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि शायद वो हमें टिकट, हमारा जो सिंबल है वो दे ही नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि आपको सिंबल हमने बल्ले का देना ही नहीं। ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई। तो मैंने फिर कल, इनफैक्ट कल भी और 2 दिन पहले भी प्रोग्राम जो किए उसमें मैंने ये कहा कि हमें खदशा ये नजर आ रहा है कि शायद वो ये कर दें। लेकिन वो जो भी प्रेशर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होगा, उन्होंने बहरहाल एक दरमियानी रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन जो है वो नहीं मानते, आप दोबारा इलेक्शन कराएं, लेकिन सिंबल आपका ही है। अगर आप इलेक्शन करा लेते हैं तो ये सिंबल आपका कंफर्म हो जाएगा, नहीं कराते तो आपका ये नहीं होगा। तो ये ऑर्डर जो है, ये इलेक्शन, ये कहना कि इलेक्शन नहीं हुए, ये गलत है, ये रिकॉर्ड के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम अपील जरूर करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का हम एक्सक्यूज दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो हमारा बल्ला हमसे छीन ले। इसलिए हम इलेक्शंस भी करा लेंगे, हम इलेक्शंस कराएंगे सब्जेक्ट टू अपील, ताकि कोई बहाना ना रहे। ठीक ठीक, आप दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलाएंगे। हमारे साथ सेनेटर अली जफर हैं, पीटीआई के सीनियर लीडर। अच्छा, ये बताएं अली कि आप अभी कह रहे थे कि आप दोनों चीजें करेंगे, अपील भी करेंगे एंड यू विल बेसिकली होल्ड फ्रेश इलेक्शंस आल्सो। तो फ्रेश इलेक्शंस पे कोई हतमी डिसीजन हो गई है, कब होंगे, क्या होंगे? और इस माहौल में जब आपके लोग ही इतने या छुपे हुए हैं या जेल में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या गायब हैं, तो किस तरह आप करेंगे इंट्रा पार्टी? देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो हमने आइन के मुताबिक करने हैं, जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, और आइन में सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो दर्ज हैं कि आपने किस तरह इलेक्शंस करने हैं। ये कैंडिडेट का या जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली प्रेजेंट हो। उनके वो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं, उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस होता है। तो इसलिए कोई उसमें ममानियत या कोई ऐसी कदगन नहीं या कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आपने पूछा कब तक हो सकते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हम 30 दिन देंगे, लेकिन फिर उसको 20 दिन में तब्दील कर दिया। तो 20 दिन है हमारे पास। उम्मीद यही है कि हम अगले हफ्ते तक इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा मकसद मेन ये है, हमारा जो फोकस है इस वक्त वो उस जजमेंट पे है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुका है कि 19 फरवरी में आपने इलेक्शन कराने हैं। और हमारा फोकस ये है कि किसी किस्म का बहाना किसी को ना दें कि वो इस इलेक्शन में हमें नुकसान पहुंचा सके। हमारा मकसद ये है कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रेट तक पहुंच सकें, पब्लिक तक पहुंच सकें, ताकि पब्लिक जो है वोट कर सके। तो इसलिए हम ऑल्दो हमारा ख्याल है कि ये जजमेंट गलत है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन हम फिर भी उसको मानने को तैयार है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ ये भी बात हो रही थी कि जी अंदर दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक शेर अफजल मरवत का, और हमें मालूम है कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा, वो बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि जी
वो भी इन्वॉल्व होंगी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में। तो थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि क्या रोल है इमरान खान साहब की फैमिली का इसमें। ये देखें, वो उनको मिलने जरूर जाते हैं और हो सकता है जब मिलने जाते हों तो एडवाइस भी देते हों सियासी मामलात पे, लेकिन वो तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आपकी फैमिली आपको एडवाइस करती है या बाहर की इंफॉर्मेशन देती है, बट ऑफिशियली कोई ऐसा मुझे नहीं नजर आया। और जो कैंप्स की आपने बात की, देखें कैंप्स जो है हर पॉलिटिकल पार्टी में होते होंगे और होते हैं, मुख्तलिफ आपकी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन आपका एम होता है, पार्टी का जो लाइन होती है, वो सब उसके पाबंद होते हैं। तो आप आपस में डिसएग्री कर सकते हैं, आप आपस में डिसलाइक्स भी हो सकती हैं, ये एक नेचुरल बात है जी। लेकिन, और उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी यूनिक बात है या बड़ी अजीबोगरीब बात है। मुख्तलिफ लोगों की अपनी है। जहां तक हर कोई काम कर रहा है लीगल टीम का, तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि लीगल टीम में हर कोई अपना अपना बहुत अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है और रिजल्ट्स दे रहा है। तो मैं तो बड़ा खुश हूं सबसे, और मेरे लिए तो सब बहुत इस वक्त रिस्पेक्टफुल लोग हैं जो हमारी लीगल टीम में काम कर रहे हैं, जो भी उनका अपना अपना किरदार हो आउटसाइड द लॉ। मैं चाहूंगा लीगल अफेयर्स में साथ उनको इंटरफेरेंस। ठीक, अच्छा ये बताइए जफर साहब, बिफोर वी कंक्लूड के ये जो डिबेट शुरू हो गई कि इमरान खान बन सकते हैं या नहीं पार्टी चेयरमैन, आपकी पार्टी बहुत जोरों शोर से कह रही जी बनेंगे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, तो ये मुझे लीगल बता दें कि इसमें कोई मामला है, कोई कदगन है लाइकली, क्योंकि कन्विक्शन तो उनकी हुई हुई है अगर, लेकिन उसके बावजूद ही इज द चेयरमैन एज वी स्पीक ऑफिशियली भी, और उसको किसी ने ऐसे सच लगता नहीं कंटेस्ट किए। तो अगर इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, उसमें क्या सूरत हाल होती है लीगली और टेक्निकली? क्या देखें, आपको कानून बताता हूँ। कानून ये है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है किसी मॉरल ऑफेंस में, कोई ऐसा जुर्म जो कि मतलब चोरी है, डकैती है, आपकी करप्शन है, मॉरल टर्पिट्यूड उसको कहते हैं हम, अगर उस किस्म का कोई जुर्म में मुलविस है तो वो नाहल दिया जा सकता है उसको करार कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर ये भी कहा जाता है कि आपको पार्टी हेड भी नहीं बन सकते। ये नवाज शरीफ साहब के केस में आपको याद है कि उनको नाअहल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद ये पार्टी हेड से भी हटा दिया गया था। तो ये एक जजमेंट लॉ है जिसके ऊपर इस वक्त यही कानून है। तो कानून की तो ये बात है। अब अगर जहां तक ये अगर कानून लागू होता है किसी, अगर इमरान खान साहब के ऊपर भी लागू होता है, तो फिर वो चेयरमैन फिलहाल नहीं रख सकते जब तक उनको उनकी कोई ऐसा जो कदगन है वो हटाई ना जाए। तो ये कानूनी पोजीशन है। आपके सवाल के जवाब में मैं दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कर दूं कि अगर ऐसी कोई मसला आया हमारे सामने, अगर हमें ये देखा कि ऐसा कोई इशू है, तो हम उसके मुताबिक अपने प्लान्स हमने बनाए हुए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और कोई उसमें हमें मुश्किलात नहीं नजर आ रही अपने सामने, वो उसको भी हम आइन के मुताबिक अपने जो पीटीआई का आइन है उसके मुताबिक रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, नहीं ये बताइएगा, देखिए एज वी स्पीक वो ही इज रिफर्ड टू एज द पार्टी चेयरमैन और वो हैं पार्टी चेयरमैन। तो जब फ्रेश इलेक्शंस हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो, तो क्या जो इस वक्त सूरत हाल है, उनकी जो कन्विक्शन है तोशाखाना में, डज इट पुट हिम इन द कैटेगरी जो कि अभी आपने कहा मॉरल टर्पिट्यूड वाली, और हैंस वो नहीं बन सकते? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तो रियल इशू है ना। मेरी नजर में जो तोशाखाना वाली कन्विक्शन है वो एक मॉरल टर्पिट्यूड वाली नहीं, वो एक टेक्निकल इशू है। टेक के आपने उसको नहीं किया डिक्लेयर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम रिस्क क्यों लें, और उसके लिए हम फैसला करेंगे। हम कोई ऐसा बहाना किसी को नहीं देना चाहते कि वो किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए खान साहब को या पीटीआई को। और अगर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो हम पहले हल ढूंढेंगे और हम उसके बाद आगे फैसले करेंगे। कोई
कोई हेस्ट में या कोई जल्दीबाजी में या कोई जज्बात में ठीक फैसला नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एक ये बात कही जा रही है आपकी पार्टी के लोगों से कि एक कमेटी बनाने का भी सोचा जा रहा है इन केस यू रन इनटू दिस इशू। बट बहरहाल बहुत शुक्रिया करने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।